स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का श्योर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अपने जो मिशन यूपीएससी और यूपीपीएससी प्री के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अब तक आप सभी लोग सूचित हो चुके होंगे कि प्री का जो कार्यक्रम है वो पैंडेमिक की वजह से विस्तार भी किया जा रहा है उसका। और जो यूपीएससी की परीक्षा है 27 जून की जगह पे 10 अक्टूबर, यानी जो न्यू डेट है एग्जामिनेशन की वो क्या है, 10 अक्टूबर है। और ऐसा माना जा रहा था 10 अक्टूबर। हालांकि हमने आपसे स्पेशली कहा था कि कार्यक्रम होने जा रहा है, आप लोग एकदम से तैयार रहिए कि जैसे किसी दुर्घटना पे ना रहें। लेकिन सरकार का ये निर्णय है कि नहीं, यूपीएससी का जो न्यू डेट जो होगा वो होगा क्या, 10 अक्टूबर होगा। और यूपीपीएससी का भी जो संभावित डेट है वो मिड ऑफ सितंबर में होगा। यानी अब आपके पास 4 से 5 महीने। अब देखो, इस घटना के या इस एक्शन के दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाएंगी। पहली प्रवृत्ति तो ये देखी जाएगी कि अरे अभी बहुत टाइम है, और आप जानते हैं कि सालों कट जाते हैं तो ये 4-5 महीने कटने में आपको टाइम नहीं लगेंगे। तो 4 से 5 महीने का जो अतिरिक्त समय है वो लूज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझिए कि जो नेगेटिविटी आ गई थी, सबकी पढ़ाई बाधित हुई थी, सारे लड़कों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे इस बात को एक्सेप्ट किया कि सर पिछले 6-7 महीनों से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो जो हम लोग एक्सेलरेशन लगाए हुए थे उसको, अब जो कमी थी, जो 1-8% की कहीं आशंका रह रही थी, उसे जो है क्या कहते हैं कि आप चाहें तो उसे दूर कर सकते हैं और भी श्योर हो सकते हैं कि नहीं, अब तो हर हाल में जो 4 से 4 महीने का हम मान ले रहे हैं कि 4 से 4.5 महीने का जो अतिरिक्त समय मिल रहा है, इसका प्रयोग तो हमें 100% सिलेक्शन के लिए करना होगा कि प्रीलिम्स किसी तरह से ना मिस हो, है ना। बल्कि आराम नहीं लेना है कि अरे नहीं सर 1 महीने में भी हो जाएगा, 2 महीने में भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4-4.5 महीने को हम लोग एक बार थोड़ा सा हर चीज़ को, क्योंकि किसी भी स्टेज में असफल होने के बाद आपको फाइनली 1 साल 1.5 साल फिर से लग जाता है। तो ये इसे अवसर के रूप में समझें और जो अतिरिक्त समय मिल रहा है उस पर पूरा फोकस बनाए रखें इसे एग्जामिनेशन पे। हाँ, कुछ रणनीतिगत परिवर्तन अपेक्षित हैं। देखो, 4-4.5 महीने का ये चीज़ हटा तो जाहिर सी बात है कमीशन प्रयास करेगा कि वो जो उसका 1 साल का जो टारगेट है प्रीलिम्स वाला, वो किसी न किसी तरह से कुछ जल्दी कर ले, कुछ प्रोग्राम को उसमें वो क्या कहते हैं कि अपना परीक्षा पूरा करना चाहेगा, क्योंकि उसको भी तो सत्र को पूरा करना ही करना है। क्योंकि सत्र आप जानते हैं हमेशा थोड़ा सा अगर लापरवाही हुआ तो सत्र गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ चाहें तो रणनीतिगत परिवर्तन कुछ कर सकते हैं, ये हमारा सुझाव है आपको, और करना भी चाहिए। स्ट्रेटेजिक परिवर्तन करें। पहले क्या कर सकते हैं, क्या करना है? पहली चीज तो जो हम लोग प्रीलिम्स का कार्यक्रम चला रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये बल्कि और विस्तृत हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए, जिस तरह से हम लोग आ रहे हैं उसी तरह से आएंगे, बशर्ते एक थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये करेंगे कि पहले हमारी स्ट्रेटजी में 30 का 30 दिन था यूज करने का, तो हम उसे क्या करेंगे, थोड़ा सा वीकेंड जो है संडे को ऑफ रख लेंगे। यहाँ पे एक सहूलियत ये हो सकती है। बाकी कभी कभी आप ऐसे भी हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्लास ना जाए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे संडे को हमेशा हम लोग ऑफ रख लेंगे। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम सीसेट के पोर्शन पे भी कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले सीसेट के लिए हमारे पास एकदम से जगह नहीं थी। अब यहाँ हम लोग इसमें सीसेट पे भी काम करेंगे, क्योंकि सीसेट एक ऐसा पोर्शन आ रहा है जिसपे क्वालिफाइंग कहने को है लेकिन लड़के डिस्क्वालीफाई कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम इसका कुछ काम कर सकते हैं, राइट। और ये कार्यक्रम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ मैटर्स भी अब देने का समय आ जाएगा, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक मैंने कोई उस पर इस मैटर नहीं दिया है, तो जो नए लोग भी जुड़ रहे हैं वो ये ना सोचें कि सर मेरा पुराना मैटर क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी स्पेशली पढ़ाया ही गया है ना। तो वहाँ इस पर बेहतर काम कर सकते हैं। सेकंड काम अब आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऑप्शनल शुरू कर सकते हैं हर हाल में, और बाकी कोई कुछ भी कहे, हम हमेशा इस
प्लेटफॉर्म से ही नहीं बल्कि कहीं भी इस बात को कहते हैं कि ऑप्शनल हमेशा आपकी अपनी रुचि का विषय होता है। सत्यम सर कह रहे हैं, विपेश सर कह रहे हैं, या कोई भी सर कह रहा है, कोई सीनियर कह रहा है ना, कि आपकी दीदी फूफा जी कोई भी किसी विषय से चयनित हुआ है, इससे इसका मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप दो ही आधारों पर कर सकते हैं, एक तो आपकी जिसमें रुचि हो, दूसरा जिसमें गाइडेंस उपलब्ध हो, तीसरे आप बेहतर प्रबंधन करके बेहतर परफॉर्म कर सकें। यही 2-3 आयाम हैं, है ना? और इस आयाम पे जो भी विषय आपको अच्छा लगे वो ऑप्शनल आपको लेना है, आपको डील करना है। और इस समय की जो कंडीशन है वो आप ऑलरेडी देखते हैं, बड़ा मुश्किल है और बहुत चुनौती भरा समय है, कम से कम ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो दिक्कतें तो हैं ही, ऑनलाइन ही आपको कहीं न कहीं मैनेज करना होगा। यहाँ से हिस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म से आप जानते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल चल रहा है, बैच रनिंग है। बहुत जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन 4 दिन के अंदर उसमें हम एक नया बैच शुरू करेंगे। आप चाहें एकदम स्वागत है, आप आना चाहें, लेकिन तभी जब आपकी अपनी रुचि हो। और दूसरा सोशियोलॉजी, ये 2 ऑप्शन है। पहले तो हिस्ट्री भर था, तो आप कम से कम सोशियोलॉजी, 2 ऑप्शनल आपके पास यहाँ है। अगर आप चाहें तो इन दोनों वैकल्पिक विषयों में से एक वैकल्पिक विषय आप चुन रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपके साथ पूरी मेहनत होगी। पूरा एक एक टॉपिक कवर करेंगे, उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन का डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपकी रुचि ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी लीजिए, हिस्ट्री ना लीजिए, है ना? तभी लीजिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि आदमी की किसी भी विशेष रुचि नहीं है, सर हमको शुरू से ही मेहनत करना है, तो आप जीएस में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो राइट टाइम है यहाँ पे इसकी शुरुआत करने में, क्योंकि कितना भी धीरे पढ़ेंगे तो इन 4-5 महीने में ये जो दोनों विषय है वो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा, नहीं तो 60-70% तो कवर हो ही जाएगा, राइट? तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद इतना कंफर्म हो रहे कि जो 2-3-4 महीने का समय मिलता है, हालांकि वो भी कम समय है, जीएस मेंस को कवर किया जा सके, तब जाकर के आप मेंस को परफॉर्म करेंगे बेहतर ढंग से। बाकी हमने आपसे कहा ही कि मेरा मिशन है, मेरा उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से हम आपको सिविल सर्विसेज की सारी जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी करा लें। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। चाहे वो कॉमन जनरल इंग्लिश हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे ऑप्शनल्स हो, हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक इसका विस्तार हो सके, लेकिन गुणवत्ता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, क्लियर है? तो अब आप रणनीति पर विचार करते हुए 1 दिन 2 दिन में आप निर्णय लीजिएगा कि कैसे क्या करना है, राइट? अगर आप इनका 2 वैकल्पिक विषयों में से नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो भी आप वैकल्पिक विषय हो, अब आप उस पर 1 घंटे 2 घंटे समय दे सकते हैं। बाकी 1-2 घंटे जीएस प्रीलिम्स का हम लोग कर ही रहे हैं और 3-4 घंटे आप प्री पे फोकस करते रहिए, यानी फोकस बिंदु अभी भी आपका प्रीलिम्स ही होगा, राइट? क्लियर? तो आइए आज की क्लास में हम लोग चलते हैं। आज की जो क्लास है, एक्चुअली क्या है कि कला का जो सेक्शन है, कला के सेक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे स्थापत्य है, जो कल्चर का पार्ट है, धर्म का पार्ट है, धर्म से बहुत सारे सवाल आते हैं, उस पर हमने विशद चर्चा किया। जो लोग, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं प्लेलिस्ट भी अलग कर दूंगा। फिलहाल आप ये जानते रहिए कि मिशन यूपी ISPCS 2021 के अंतर्गत कल्चर पे लगभग 10 क्लासेज हैं अभी आपकी। उसमें धर्म पे है, बौद्ध धर्म पे 3 क्लास है, जैन धर्म पे क्लास है, वैदिक कल्चर पे क्लास है, स्थापत्य कला की शैलियों पर कुछ क्लास है ना? अभी भी इसमें चित्रकला है, संगीत है, जो क्षेत्रीय परंपराएं हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, विरासत के कुछ पार्ट हैं, लेकिन वो अपेक्षाकृत सेकेंडरी हैं, वो भी हम क्लास लेंगे, बस उसकी प्लेलिस्ट में हम वहाँ पे ऐड अप कर देंगे, राइट? अब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन पे। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को शुरुआत करते हैं। तो आइए, आज की क्लास की शुरुआत है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। देखिए, जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं, जिस अंदाज से, एकदम अलग मेरा सोचना है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। तो आइए पहले
जाने कि हम कैसे क्या चीज़ों को देखने वाले हैं आधुनिक भारत। यानी जब हम बात करते हैं तो परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो 1707 से लेकर के 1947 तक, है ना। मेंस में आप देखेंगे तो 47 के बाद तक 64 तक भी चीज़ें पूछ ली जा रही हैं, लेकिन हम मोटी मोटा की बात कर रहे हैं 1707 से लेकर के 1947 का जो कालखंड है उसे हम पढ़ते हैं। और इस कालखंड को भी अगर आप देखें तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि सर 1707 से लेकर के 1807 तक अगर हम बात करें 1957-47 तक, तो इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। एक प्रक्रिया ये दिखाई देती, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी से लेकर के 18th सेंचुरी से लेकर के शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक पढ़ते हैं। हालांकि इसमें कुछ घटनाएं ऐसी भी आएंगी जो कि 15वीं 16वीं शताब्दी की भी होंगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 18वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक का सेक्शन हम मोटी मोटा देखेंगे। ये आधुनिक भारत पे मेरा परसेप्शन है। इन दो चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है दो प्रकार, दो चीज़ें। पहला तो 1707 से लेकर के 1857 तक का समय, तथाकथित ये ईस्ट इंडिया कंपनी का काल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का काल रहा है ये समझने के लिए। और इस पूरे समय में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना हुई, औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना हुई। औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना, एक एक चीजों को आप लोग जानते रहिएगा, स्थापना। और जो दूसरा कालखंड है वो है, आप मान सकते हैं 1857 से लेकर के 1947 तक। ये दो ही चैप्टर ही हम मानते हैं। और कैसे इंटरलिंक कर लिया जाए कि आपका रटना कम हो जाए, चीज़ें ग्रैप में आ जाएं, है ना। क्योंकि कोई एग्ज़ाम कोई भी हो, सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। 1857 से लेकर के 1947 तक वो ये है कि आप लिख सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में का हेडिंग अगर देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति, ये प्रक्रिया थी। यानी ये दोनों प्रक्रिया आपको जानना है, एक तो औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना और दूसरा औपनिवेशिक सत्ता की मुक्ति। मैं जो तरीका आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आप फॉलो अप करिए, कभी भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री इससे बाहर ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। श्योर। तो आइए अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, तब फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। दो चीज़ है, पहली बात, दो टर्मिनोलॉजी आएगी इस पूरे उसमें। पहली चीज तो आएगी उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। पहला वर्ड आया कॉलोनियलिज्म और दूसरा आया साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म। तो फटाक से बताइए, 35 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं। कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद क्या है ये बताने के लिए। क्या है उपनिवेशवाद और दोनों में अंतर क्या है, क्या इंटर रिलेशन है, इन सारी चीज़ों को क्लियर करना है। पहले तो आप उपनिवेशवाद बताइए। 35 सेकंड आपका शुरू होता है। स्क्रीन से बाहर में इसीलिए हट गया कि आप सब कुछ सामने देख सके। उपनिवेशवाद, तो हो गया 35 सेकंड पूरा। वास्तव में सीधी सी मतलब ये है कि एक आर्थिक विचारधारा है ये, एक आर्थिक विचारधारा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत किसी राष्ट्र के संसाधनों का शोषण दूसरे राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। ये है उपनिवेशवाद। शोषण वर्ड पे याद रखिएगा, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, यानी वो जो राष्ट्र संसाधनों का व्यापार नहीं करता है, उसके बदले कुछ देता नहीं है, बल्कि ये प्रयास करता है कि उसके संसाधनों का हम प्रयोग करें। व्यापार तो आपसी सहमति से होता है कि आपने हमको टेंडर दिया, हमने आपको दिया, कच्चा माल दिया, आपने पका माल दिया या उसके बदले पैसा दिया, वो एक अलग चीज़ है, वो तो ट्रेड का पार्ट है और वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हो नहीं तो पूरी विश्व व्यवस्था ही ना चले। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हम दूसरे राष्ट्र के संसाधनों का शोषण करें। एक होता है दोहन, यूज करना, यानी अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको, उस संसाधन को बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, और एक शोषण होता है कि हम केवल उस संसाधनों का अपने हितों में प्रवेश कर रहे हैं, अपने हितों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, राइट। और साम्राज्यवाद क्या होता है? चलिए इसके लिए भी आपको पास 35 सेकंड है कि साम्राज्यवाद को बताइए। लिखिए एकदम निसंकोच, अब तो और भी आपके पास टाइम हो गया है, तो उस टाइम का सदुपयोग करें। तो साम्राज्यवाद क्या है? बेसिकली यह एक राजनीतिक अवधारणा है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। साम्राज्यवाद जो है वो एक राजनीतिक अवधारणा है। और अवधारणा है जिसका उद्देश्य उपनिवेशवाद के हितों को, समृद्ध करना या बनाए रखना है। एक बात बता दे रहा हूं, बहुत ही सोशल मीडिया पे बनाए रखना है, बड़ा ज्ञान बरसता है ना। कई बार सोशल मीडिया एक तरह से उतनी गंभीरता का मुद्दा नहीं रहता, इसलिए कभी कभी कई बार आप देखते होंगे कि लिखिए कुछ और, लोग समझते कुछ और है। मतलब उसमें तड़के वाला जो है, क्या कहते हैं, एसेंस ज़्यादा रहता है ना। और उस ज्ञान से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शनल की क्लास, क्या कहते हैं, ये सिविल सर्विसेज के लेवल की क्लास है। यहाँ आप सोशल मीडिया के किसी विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं, उसमें वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो हम कह रहे हैं उसी को समझना है, चाहे जैसे समझना, और लिखना उसी को है, उस पर असहमति का कोई बिंदु नहीं है। और आजकल क्या होता है कि किसी भी चीज़ से कंपेयर कर देना, खास करके सोशल मीडिया की एक बड़ी मतलब क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति रही है, तो उससे मुक्त होकर के इन चीज़ों को देखना है। साम्राज्यवाद क्या है कि यह एक राजनीतिक अवधारणा है जिसका उद्देश्य उपनिवेशवाद को समृद्ध करना या बनाए रखना है। यानी कई बार आप देखेंगे कि आर्थिक ढांचा, उपनिवेश का ढांचा बदलता रहेगा समय और परिस्थिति के अनुरूप। याद रखिएगा, उपनिवेशवाद समय और परिस्थिति के अनुरूप उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है ना। लेकिन साम्राज्यवाद जो है हमेशा यही प्रयास करेगा कि उसको जो है क्या कहते हैं कि बनाए रखने के लिए ही परिवर्तन उसमें किए जाए। तो इस बात को याद में रखिएगा कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के पूरक अवधारणा है, ट्विंस हैं, सगी बहनें हैं। अगर उपनिवेशवाद को क्या कहते हैं कि छोटी बहन मान लिया जाए, तो साम्राज्यवाद एक बड़े सेगमेंट में आता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि बड़ी बहन की संज्ञा दे सकते हैं।
तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समझे। ये इस बात को इसलिए भी समझने की जरूरत है क्योंकि यही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अंततः दो दो विश्व युद्धों को भी जन्म देगा, और ये आपके यूपीएससी के सिलेबस का भी है, राइट, ये यूपीएससी सिलेबस में भी है, श्योर। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस पूरे जो प्रोटोकॉल है, क्या कहते हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से सभी लोग बाहर आए। ऑप्शनल की कक्षाएं चल रही हैं जरूर। प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के बाद हम लोग मेंस पे भी टारगेटेड एफर्ट करेंगे, राइट। तो वहां हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कवरअप की जा सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम आएगा, राइट। तो क्लियर है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं, पहले फर्स्ट सेगमेंट को लेंगे, यानी जो 18th सेंचुरी का 18वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य के समय की बातें फर्स्ट सेक्शन को लेंगे, और इस सेक्शन को समझने के बाद फिर हम लोग सेकंड सेक्शन पे आएंगे। लगभग इस पे हम लोग 7-8 लेक्चर्स लेंगे, तब इस पूरे सेक्शन को समझ पाएंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि 17वीं 18वीं या 18th सेंचुरी, मेन रूप से अगर आप देखें तो 150 सालों में 1700 से 1800, यानी 18वीं शताब्दी का ही एफर्ट इसमें ज़्यादा है। 19th का 50-56 साल 57 साल ही है। तो हम चाहें तो इस बात को 18th सेंचुरी लिख सकते हैं, यानी या समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी का भारत। 18th सेंचुरी या 18वीं लिख लीजिए, हम तो 18वीं ही लिख देते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लिख दे रहे हैं 18वीं 19वीं सदी का भारत। और ये जो फिगर बना रहा हूं, इस फिगर को बहुत अच्छे ढंग से अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहां पर हम स्पेशली राजनीतिक पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी में स्पेशली इस समय के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ हम राजनीतिक ढांचा पहले आपको पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल स्ट्रक्चर पे हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो 18वीं शताब्दी का जब आप भारत देखते हैं तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा, पहली घटना दिखाई देगी, वो मुगल साम्राज्य का पतन दिखाई देगी। एक एक यूनिट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात को मजाक मजाक में भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसका जवाब जरूर देंगे। मुगल साम्राज्य का पतन कि सर इसे पहली ही घटना आप क्यों मानते हैं, क्यों नहीं दूसरी घटना मानते हैं, क्यों नहीं तीसरी घटना मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जितना महत्वपूर्ण रहेगा उसको इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा, है ना। 18वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की जो गणना थी वो विश्व के 4 महानतम साम्राज्यों के अंतर्गत होती थी। और अगर ऐसा साम्राज्य 18th सेंचुरी में पतन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो होगा। पहला आंसर तो ये है। दूसरा आंसर ये है, आप देखेंगे कि सर मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो घटनाएं हुई तत्कालीन परिवेश में, वो सब उन्हीं से कहीं न कहीं कोरिलेटेड थी, मुगल साम्राज्य के पतन से ही संबंधित थी, है ना। तो जाहिर सी बात है हम उसे पहली घटना करेंगे। कैसे, बात एक बार फिर से समझिए, ना हो तो कहीं रिमार्क में लिख लीजिए कि 18वीं शताब्दी की अधिकांश घटनाएं मुगल साम्राज्य के पतन से जुड़ी हुई थी। इसलिए 18वीं शताब्दी का में मुगल साम्राज्य का पतन सबसे महत्वपूर्ण पहलू था तत्कालीन समय का। श्योर हो गया। अब जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होगा, आपको बताऊं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थीं, कोई बता सकता है किस शताब्दी से आ रही हैं? आंसर बताइए। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और ये वही आपका टॉफी वाला ही सवाल है, लेकिन सवाल थोड़ा सा बदल रहा हूं, पूछने का तरीका बदल रहा हूं। चलिए बताइए, एक सवाल बताइए यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाइए सभी लोग, कि भारत में
यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। चौदहवीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में। बताइए क्या आंसर होगा। 35 सेकंड आपके सामने है, सोच समझ के बताइए। और सहभागिता आप सभी लोग बढ़ाएं। जितने लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, सच पूछे तो उतने बच्चे होने चाहिए लाइव में जो कि रिस्पॉन्स करें, तो थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ता है। तो आपको बताऊं कि इसका राइट आंसर है 15th सेंचुरी में, 1498 में जब सबसे पहले पुर्तगीज आए। तो 15th सेंचुरी की ये घटना है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के संदर्भ में कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है मैं बता रहा हूं। वास्तव में भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, उन यूरोपीय कंपनियों का आगमन अगर आप देखेंगे तो कहने के लिए तो वो 15वीं शताब्दी से ही हो रहा है। मोटी मोटा हमने आपको बताया, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। और भी कंपनियां आई थी, लेकिन ये आपको कंपनी दिखाई देगी। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या दिखाई देगा और 15वीं शताब्दी में, यानी सेकंड पॉइंट आपके दिमाग में रखना चाहिए कि यूरोपीय कंपनियां भले ही 15वीं शताब्दी से भारत में आ रही थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में ये कंपनियां इस स्थिति में आ गई मुगल साम्राज्य के पतन की वजह से कि वो प्रभुत्व स्थापित करने लगी। कैसे की, ये हम बाद में डिटेल एक एक चैप्टर की चर्चा करेंगे। यानी हम ये इस बात को कह रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित होगा, और अगर कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुगल सत्ता कमजोर हो रही है, तभी ये कंडीशन होगा। यानी आना है 15वीं शताब्दी से, लेकिन जो प्रभुत्व स्थापित हो रहा है वो 18th सेंचुरी के अंतर्गत हो रहा है। राइट। मुगल साम्राज्य के पतन का एक और भी आप यहां दुष्परिणाम देखेंगे, और वो दुष्परिणाम देखेंगे किसमें, कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय। और आपको बताऊं कि इस तरह से सोचने वाला, आप में कह सकते हैं इस बात को कि मैं ही रहा हूं। 8 साल 10 साल हो गया इस मॉडल पे पढ़ाते हुए, अब तो लोग फॉलो भी करते हैं। क्योंकि ये लड़के क्या है ना, ये किताब उठा करके एक क्रम से पढ़ते हैं और फिर उसी क्रम से भूल जाते हैं। जब तक आप इंटरलिंक नहीं करोगे तब तक चीजें भूलती रहेंगी। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। राइट। और जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, ये हुआ आपका बंगाल, अवध, जाट, रुहेला, बंगश, मराठे, निजाम, ऐसे बहुत सारे। आगे चलोगे तो पंजाब। ये सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय आप दिखाई देगा
इसमें से एक आध छूट भी जाए तो परेशान ना होइए, उसे लिख दीजिए, जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। मैसूर हज। और ये मात्र 8-10 ही नहीं थे, और भी रहे होंगे, 8-10 प्रमुख रहे होंगे। अब आप जरा फिर से सोचिए, कंसंट्रेट होइए। मुगल साम्राज्य के पतन होते ही प्रवृत्तियां आपको दिखाई देंगी कि यूरोपीय कंपनियों का प्रभुत्व होने लगा, राइट। क्यों? क्योंकि उनको ये आप आशा लगने लगी कि अगर हम साम्राज्य बना दें तो हम अपने औपनिवेशिक हितों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे 4 कंपनियां आई, और भी हैं 2, लेकिन मुख्य रूप से पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आए। सबका उद्देश्य एक है, सब चाहते हैं कि भारत और यूरोप के साथ जो व्यापार हो उस पर हम क्या कर लें, प्रभुत्व स्थापित कर लें, मोनोपोली स्थापित कर लें, केवल हम ही अकेले व्यापार करें। तो जाहिर सी बात है इन चारों कंपनियों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा। और चूंकि आप जानते हैं कि इस संघर्ष में, यह संघर्ष केवल स्थल मार्ग पे नहीं है बल्कि जल मार्ग पर है, तो ऐसा राष्ट्र जिसकी जल शक्ति, नौसैनिक शक्ति अच्छी होगी, वही इस संघर्ष में जीतेगा। और इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच इन दोनों में, इन तीनों चारों में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी की शक्ति रही है, नौसैनिक शक्ति, तो डच किसकी रही है, ब्रिटिशर्स की रही है। और निश्चित रूप से इस संघर्ष में यही जीतेंगे, राइट। और इन क्षेत्रीय राज्यों के बीच में भी आपस में संघर्ष होगा। अब आप समझिए दोनों के संघर्ष का क्या कारण है। इनके संघर्ष का कारण यह है कि हम कैसे व्यापार पर एकाधिकार करें, औपनिवेशिक कारण है, व्यापार पर एकाधिकार। क्योंकि जब वो व्यापार पर एकाधिकार कर लेंगे तभी तो उनका मैक्सिमम लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और इनका ये है कि मुगल साम्राज्य गिर रहा है, कितने अधिक से अधिक क्षेत्रों पे अपने राज्य का विस्तार कर लें, राइट, श्योर। अब ये परिस्थिति आपके सामने दिखाई देगी 18th सेंचुरी में, इसी को समझने की जरूरत है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये हस्तक्षेप करेंगी, किसमें, ये हस्तक्षेप करेंगी क्षेत्रीय राज्यों में। और फिर यहां जब इनको चस्का लग जाएगा तो ये हस्तक्षेप करेंगी किसमें, मुगल साम्राज्य में। और इन सब का परिणाम, अल्टीमेटली जो परिणाम होगा वो क्या होगा, अंतिम जो परिणाम आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना, औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना, ये आपको दिखाई देगा, राइट। इस पे जो हमने एक पुस्तक लिखी, हालांकि अप्रकाशित है अभी, और उस पे चूँकि काम अभी और बाकी है, कर नहीं पाया। हालांकि मैं दिखाऊंगा, कवर उसका दिखाना चाहूँगा आपको कि कितना क्रांतिकारी कवर था, वो मिलना चाहिए, खोजना पड़ेगा। जब कभी भी मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसकी लाइनें जो हैं वो एक्चुअली वो नेशनल मूवमेंट के सेगमेंट पे लिखी है, 1885 से 1964 के बीच में, 2000 तक की वो किताब है, 1885 से 2000। लेकिन जो बैकग्राउंड लिया है उसका मैंने वो ये फिगर ही एक तरह से है। और उसमें हमने एक बात लिखी शुरुआत में कि 18th सेंचुरी के संदर्भ में कि चिंतन प्रवाह अवरुद्ध हुआ जब क्रांति भ्रांति में बदल गई है। बात समझ में आ रही है? चिंतन प्रवाह अवरुद्ध हुआ जब क्रांति भ्रांति में बदल गई, राष्ट्रवाद के प्रखर रश्मि को स्वार्थ की सुरसा निकल गई, राइट। तो सत्ता के शतरंज खिलाड़ी उलझे अपने दांव में, पश्चिम की तस्वीर पड़ गई तब पूरब के पांव में। यानी 18th सेंचुरी का इन 4 पंक्तियों में आप सिनारियो देख सकते हैं, है ना, कि किस तरह से औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना हुई, राइट।
तो इस फिगर को दिमाग में रखिए, हर टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यानी अब हम लोग जब भी चर्चा करेंगे तो आपको बताऊं, सबसे पहले यूनिट 1 की स्थापना करेंगे, राइट। दूसरी बात हम करेंगे यूरोप, इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख लेंगे क्योंकि वो पहले हुआ है, और उसका सेकंड पार्ट देख लेंगे यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष। यानी दो चैप्टर यहाँ देखेंगे, पहला चैप्टर ये, दूसरा 2A और 2B आप कर सकते हैं, एक में आगमन देख लेंगे, एक में संघर्ष देख लेंगे, राइट। उसके बाद एक में इसको देख लेंगे 3, राइट। और उसके बाद ये दोनों जो संघर्ष है, इसका इसमें संघर्ष और इसका इसमें संघर्ष, वो एक साथ देखेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग अगले 7-8 लेक्चर्स में इसी पूरे फिगर को ही इलोबरेट करने वाले हैं और काफ़ी डिटेल करने वाले हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग सवालों को समझने का प्रयास करिएगा, जवाब दीजिएगा। और जो रेफरेंस बुक है, हालांकि जो मैंने यहाँ लिख दिया दैट्स एनफ, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप रेफरेंस बुक लगाइएगा वो लगाइएगा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, विपिन चंद्र। आधुनिक भारत, विपिन चंद्र। और याद रखिएगा कि जो कल्चर के और भी टॉपिक्स हैं वो हम आपको बिना बताए ही, अब मेन सेक्शन ये चलता रहेगा, मॉडर्न इंडिया का सेक्शन चलता रहेगा, और बीच बीच में हम आपको कल्चर का पोर्शन देंगे। और अब तक जो भी कल्चर पे पार्ट हम लोगों ने किया है वो कल्चर कंप्लीट कर, वो उस कल्चर पे, और जो पॉलिटी का जो सेक्शन है उस पे क्वेश्चन MCQs भी आएंगे, तो और व्यवस्थित रूप में आएंगे, बशर्ते आप लोग जो अपना निर्णय है, अपना जो कमिटमेंट है वो और भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये मान के चलिए कि हमें एक अतिरिक्त मौका मिल रहा है, यानी है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो आपदा भी अवसर प्रदान कर देती है, तो ये इस अवसर का आप लोग सदुपयोग करें। और पहली बात तो यही कहूँगा कि सभी लोग जो है एकदम से मेंटली स्ट्रांग रहें, हेल्थ पे सबसे बेसिक ध्यान दें, और फिर उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि घर के अंदर ही रहना, घर के बाहर नहीं रहना है। तो जब घर के बाहर नहीं रहना है तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पॉजिटिवली दें। वैसे भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में पढ़ने और देखने लायक कुछ रह नहीं गया है। बहुत सारी फेक न्यूज़ें, दबाई हुई न्यूज़ें, पेड न्यूज़, इसी तरह की न्यूज़ रह रही है। तो ऐसे न्यूज़ से आपका कोई मतलब नहीं है। एनालिटिकल विश्लेषण वाला पार्ट रहता है, वो मेंस की चीज़ें हैं, है ना। तो अभी आपको स्पेशली फोकस करना है, क्लियर है। तो ये आपके 18वीं शताब्दी, आपको बताऊं कि ये जो हमने फिगर बनाया है वो स्पेशली पॉलिटिकल स्टेटस के आसपास है, राजनीतिक इतिहास का ये विश्लेषण है। इसके आर्थिक पहलू और इसके प्रशासनिक पहलू, उसके लिए भी किताब वही है। जब हम इस पूरे सेगमेंट को देख लेंगे तो उसके पहलुओं को हम लोग क्या करेंगे कि उसके प्रश्नों को हम लोग, अरे जो टॉपिक हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी वाले हैं, उसको हम लोग इसके जस्ट बाद देखेंगे, श्योर। तो सवाल वहाँ से भी आता है, ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट से और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से आ गया। तो हम उम्मीद करें इस बात के लिए लेकर के कि 18th, अच्छा ये कालखंड आपका ऐसा भी होगा कि जिस कालखंड पे आपकी पहले से भी कुछ नॉलेज रही है, राइट, श्योर। तो चलिए आज के क्लास का जो हम समापन करेंगे एक और सवाल से करेंगे, और ये बिना बताए आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आप कितना जो है जानते हैं, आपका पूर्व ज्ञान क्या है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एक टेस्ट हो जाएगा। आइए चलिए एक सवाल को देखिए, और कि 18वीं शताब्दी के संदर्भ में क्या सही नहीं है।
क्या सही नहीं है? ए, यूरोपीय कंपनियों का हस्तक्षेप मुगल दरबार में गुटबाजी और केंद्रीकरण में वृद्धि डी, क्षेत्रीय राज्यों का संघर्ष। बताएं। 35 सेकंड आपके सामने हैं। क्लॉक हमारे सामने है। 2-4 सेकंड। आसान सवाल है, एकदम से कॉन्सेप्चुअल सवाल। जिसने फिगर को ठीक से देखा होगा वो भी लगा सकता है। तो वास्तव में क्या सही नहीं है में आंसर आएगा क्या? केंद्रीयकरण में वृद्धि। अगर केंद्रीकरण में वृद्धि रहती तो ये सारी प्रवृत्तियां आपको नहीं दिखाई देती। राइट? श्योर? तो अब हम लोग इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास को फिलहाल हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन को देखेंगे, और अगर समय मिला, क्लास रहा, तो हम लोग फिर उसको यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी देखेंगे। क्योंकि ये सेगमेंट आपको पहले से भी पता है, बस हमको यहाँ पे फोकस कर देना है कि किन किन चीज़ों से कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर हम लोग मिलते हैं।